देखिएगा, एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए, पेपर नंबर 8 में हमने बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा था और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए थे। तब भी मैंने आपको कहा था कि वो जो बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग है वो एज इट इज आपके पेपर नंबर 10 में कवर है। उसके अलावा पेपर नंबर 10 में कुछ एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग भी है। सर, एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? क्या एडवांस हम केवल उसको बोलेंगे कि कुछ नए टॉपिक यहां और पढ़ने हैं? नहीं, एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग को हम दो पार्ट में बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड हैं लेकिन उनका लेवल एडवांस्ड है। क्वेश्चन वही होंगे, बीईपी निकालो, पीवी रेशो निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, लेकिन उनका लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरा, यहां पर एडवांस्ड मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को एडिशनली डिस्कस करने वाले हैं। यानी एडवांस्ड मार्जिनल कॉस्टिंग को हम दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। एक तो है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में न्यू टॉपिक्स related to डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। क्या डाले नया चैप्टर में? क्या बोल रहे हो आप? वापस बोलो। वो पूछ रही नया चैप्टर है ना? हाँ हाँ, हेडिंग डाल दी ना मैंने, एडवांस्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। यही हेडिंग है, टॉपिक है एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग। और एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग में हम दो पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1, न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, जो हमने अपने पेपर नंबर 8 में नहीं पढ़ी थी। और पार्ट 2, तो काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा मार्जिनल का। बिल्कुल, एडवांस क्वेश्चंस related to basic मार्जिनल कॉस्टिंग। वापस से मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनना। जितने टॉपिक मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में, जितने टॉपिक मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में पेपर नंबर 8 में पढ़ा चुका हूं, वो सारे टॉपिक पेपर नंबर 10 में भी हैं। उसके अलावा पेपर नंबर 10 में जो हमारा एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका पार्ट 1 है जिसमें टोटली न्यू कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। यानी ओनली फॉर पेपर नंबर 10, ओनली फॉर पेपर नंबर 10 से कवर होगा ये। और ये जो एडवांस्ड क्वेश्चन है ये आप ऐसा मान सकते हो कि कंटिन्यूएशन विथ पेपर नंबर 8। एडवांस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे प्रोडक्ट मिक्स आपने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा पेपर नंबर 8 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था की फैक्टर अप्रोच, पढ़ा था क्या? हाँ सर।
तो वहां जो क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक थे। की फैक्टर के एडवांस्ड क्वेश्चन यहां है, तो वो कंटिन्यूएशन इन पेपर नंबर 8 है। आप समझ रहे हैं, पेपर नंबर 8 में आप बेसिक चीजें सीख चुके हो, यहां उनके केवल और केवल आप एडवांस्ड क्वेश्चन सीखने वाले हो। यानी की फैक्टर बेस्ड, मैं यहां आ गया, बेसिक कैलकुलेशंस, उसके भी कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, की फैक्टर के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ये डिसीजन आप लोगों ने वहां पढ़ा था, उसके कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा scroll करना। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी आपने पढ़ा था, उसके भी कुछ एडवांस्ड बातें यहां पर होंगी। यानी मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, इस पेपर नंबर 10 में जो मैं एडवांस्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आपको ले रहा हूं, एक तो कॉन्सेप्ट ही न्यू होंगे जिसको मैं पार्ट 1 में कवर करूंगा, और एक होगा मेरे पास पार्ट 2 जो कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ पेपर नंबर 8 है। यानी उनके बारे में आप ऑलरेडी पेपर नंबर 8 में बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, उनके कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस यहां पर आपके पास कवर होंगे। तो पार्ट 2 को तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से करना है, की फैक्टर हम एक बार उसी समय वापस से समराइज कर लेंगे जब इनके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, इनकम स्टेटमेंट, बेसिक क्वेश्चन। अभी हमें सबसे पहले बात करनी है जो एडिशनल टॉपिक हमारे पेपर नंबर 10 में जोड़े गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिया? सर 2 सेकंड। हाँ जी, लिख लीजिए आराम से। हाँ जी, 4 ही टॉपिक हैं, स्पेसिफाइड है ये टॉपिक्स, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में सब आ गया आपके, हर एक चीज आ गई, कुछ भी आ सकता है, बाकी क्वेश्चन आप वहां पढ़ चुके हो, इनके कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन यहां मुझे डिस्कस करने हैं। बाकी जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट मर्ज प्लांट पढ़ा था, वो भी यहां पर मॉड्यूल में दे रखे हैं। एक आपने सेल्स मिक्स रेशो पढ़ा था जिसमें आप ओवरऑल बीपी निकालते थे, वो भी क्वेश्चन यहां दे रखे हैं, बट वो सेम लेवल के हैं, सेम पैटर्न के हैं जैसे ग्रुप 1 में थे। इन पर कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन पर मुझे बातें करनी है बस, चलिएगा। हाँ जी, करें स्टार्ट, आइएगा। हेडिंग डालेंगे पार्ट 1। न्यू डिसीजन मेकिंग एरियाज।
लिखें टॉपिक नंबर 1, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन। पहले पॉइंट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, और वो है मेक और बाय डिसीजन, यानी इस बात का डिसीजन कि मैं खुद बनाऊं या मैं बना बनाया खरीदूं। मैं अपने एक डिसीजन के बारे में सोचना चाह रहा हूं कि क्या मैं उस प्रोडक्ट को, उस कंपोनेंट को मैं खुद बनाऊं या मैं उसे बाजार से बना बनाया खरीद के लाऊं। इस डिसीजन को हम कहते हैं मेक और बाय डिसीजन। तो आइए जरा इस डिसीजन को समझते हैं। लिखें मेक और बाय डिसीजन is related with component of a product. Make or buy decision is related with component of a product, not for entire product. बिल्कुल बिल्कुल ढंग से हाईलाइट कर लेना। मेक और बाय डिसीजन यानी बनाऊं या बना बनाया खरीदूं, ये डिसीजन केवल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए होगा, पूरे प्रोडक्ट की बात नहीं की जाएगी। यानी ये डिसीजन केवल कंपोनेंट का डिसीजन है, प्रोडक्ट का डिसीजन नहीं है। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए मैं एक साइकिल की बात करता हूं। साइकिल इज अ प्रोडक्ट। मैं यहां पर यह डिसीजन नहीं लूंगा कि साइकिल मैं बनाकर बेचूं या मैं साइकिल को बना बनाया बाहर से खरीद के लाऊं और बेचूं। दिस डिसीजन डज नॉट रिलेट टू द एंटायर प्रोडक्ट। हाँ, अब मैं डिसीजन क्या लेने वाला हूं वो सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि बाइसिकल जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट है, उस बाइसिकल पर एक घंटी लगती है, ट्रिन ट्रिन करने वाली घंटी। वो घंटी जो है वो बाइसिकल का एक कंपोनेंट है। मैं उस घंटी का डिसीजन लेना चाहता हूं कि भैया वो बाइसिकल पर लगने वाली जो बेल है, वो बेल भी मैं खुद बनाऊं और फिर बाइसिकल में लगाऊं, या मेरा जो बाइसिकल नाम का एक प्रोडक्ट है उसके लिए वो ट्रिन ट्रिन करने वाली घंटी मैं बाजार से बनी बनाई लाऊं और बाइसिकल पर लगा दूं। तो मेरा डिसीजन कहलाएगा मेक और बाय डिसीजन। अच्छी अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना, कहीं भी ये डिसीजन एंटायर प्रोडक्ट को लेकर नहीं लिया जाता है। ये डिसीजन केवल और केवल प्रोडक्ट के कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में होता है। और बात करते हैं, बाइसिकल जब आप लेते हो तो बाइसिकल में एक चेन होती है बाइसिकल की। मेरा डिसीजन ये है कि वो जो बाइसिकल की चेन है, वो चेन मैं बाहर से खरीदूं या वो चेन भी मैं खुद बनाऊं। द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो जब भी मैं किसी प्रोडक्ट के कंपोनेंट का डिसीजन लूंगा कि कंपोनेंट मैं खुद बनाऊं या वो कंपोनेंट मैं बना बनाया बाहर से खरीदूं, उसी डिसीजन को मैं बोलता हूं मेक और बाय डिसीजन। प्रोडक्ट का डिसीजन कभी भी मेक और बाय डिसीजन नहीं होता है। वो किसी और डिसीजन के नाम से जाना जाता है जिसका आप सीए में फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे।
नाम मैं आपको बता देता हूं, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन। सर यानी, एक मिनट, यानी या तो मैं प्रोडक्ट खुद बनाऊं या मैं प्रोडक्ट बाहर से बनवाऊं और उसे बेचूं। हाँ जी बोलो। सर एक टर्म होता है ना, प्रोक्योरमेंट करना, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। खरीद के, वही जैसे होता है ना फर्नीचर वाले करते हैं कि भाई कुछ करते हैं कि खरीद, बना बनाया ले लिया और फिर हाँ उसे थोड़ी सी हाई प्राइस में करके बेच दिया। तो हाँ। वो चीज के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, फर्नीचर प्रोडक्ट होता है या कंपोनेंट होता है, मुझे पहले तो ये बताओ। वो तो पूरा प्रोडक्ट ही हुआ। तो मैंने क्या लिखा, नॉट फॉर द एंटायर प्रोडक्ट, उसके लिए ये डिसीजन नहीं लिया जाता है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट की बातें नहीं करूंगा मैं, उस प्रोडक्ट के किसी कंपोनेंट की बात करूंगा मैं। लीजिए मैं फर्नीचर पर भी आता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक सोफा बेच रहे हो, ठीक है, या आप चेयर बेच रहे हो। अब चेयर के ऊपर एक फोम की गद्दी लगानी है, चेयर इज अ प्रोडक्ट, और चेयर के ऊपर बैठने के लिए वो फोम की गद्दी उसका एक कंपोनेंट है। मैं डिसीजन उस फॉर्म के कंपोनेंट की ले रहा हूं कि वो जो सीट पर फॉर्म लगेगा, वो फॉर्म वाली गद्दी मैं खुद बनाऊं या बाजार से बनी बनाई लाऊं किसी और से खरीद के और कुर्सी पर लगा दूं और कुर्सी को बेच दूं। बात आ रही है समझ में? मैं चेयर हाँ को सर। लाने की बातें नहीं कर रहा हूं, चेयर तो प्रोडक्ट है, चेयर लाके बेचना वो मैं, मेरा डिस्कशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं चेयर तो मैं ही बना रहा हूं, चेयर तो मैं ही बना रहा हूं, लेकिन उस चेयर पर एक गद्देदार कुशन लगता है। हम्म। उस कुशन के ऊपर डिसीजन ले रहा हूं कि वो कुशन जो चेयर में फिट होगा वो भी मैं ही बनाऊं या वो मैं बना बनाया बाहर से खरीदूं। कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके कई कंपोनेंट होते हैं। हम डिसीजन प्रोडक्ट को लेकर नहीं लेंगे, हमारा जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट को लेकर लिया जाएगा। बताइए क्या यहां तक की बात अब क्लियर है? बिल्कुल। हाँ सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल से डिसीजन है, देखो अगर बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनोगे तो लगेगा बहुत आसान है। क्या करेंगे अब डिसीजन मेकिंग के लिए, तो लिखें। अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या बनाना और खरीदना दोनों ही कॉस्ट के ऑल्टरनेटिव हैं? बनाओगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। खरीदोगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा, दोनों में होगा। तो दोनों कॉस्ट ऑल्टरनेटिव हो गए कि नहीं हो गए? होगा। अब जब आपके पास कोई भी दो अलग अलग कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है तो बताओ सिलेक्शन कैसे करते हो? हाई कॉस्ट को सेलेक्ट करोगे या लोअर कॉस्ट को सेलेक्ट करोगे? लोअर, लो कॉस्ट। इतना सोचना पड़ता है क्या आपको? नहीं सर, बोल रहे थे वो माइक की अनम्यूट ही था, सॉरी। हाँ ये भी एक है ना, बहुत अच्छी बात है अपने पास कि माइक की तभी अनम्यूट नहीं होता जब क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं सर, सच्ची। बाकी तो अनम्यूट ही रहता है अपना माइक। हाँ। चलो वापस से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बनाऊंगा तो भी मेरा खर्चा होगा, मैं बना बनाया खरीदूंगा, क्या चीज? प्रोडक्ट नहीं, कंपोनेंट की कॉम्पोनेंट। बातें कर रहा हूं। तो बनाऊंगा तो भी खर्चा होगा, बना बनाया लूंगा तो भी खर्चा होगा। तो मुझे एक बात ये भी कंफर्म है कि दोनों ऑल्टरनेटिव में मेरी कॉस्ट लगेगी, और जब दोनों ऑल्टरनेटिव में मेरी कॉस्ट लगेगी तो सीधा सा एक बात है कि भैया सेलेक्ट कर लो उसको जहां पर कॉस्ट क्या आ रही हो, जहां पर कम आ रही हो। तो लिखो, फॉर decision purpose, for decision purpose we must compare
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, we must compare variable cost of manufacturing ब्रैकेट में रेलेवेंट लिख दो, हालांकि इस पर मुझे बहुत लंबी चर्चा नहीं करनी है, अंडरलाइन कर लेना वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर। फॉर डिसीजन पर्पस वी मस्ट कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ नेट बाइंग कॉस्ट। भैया सीधी सी बात है, दोनों में खर्चा होना है तो दोनों के खर्चों को ही तो कंपेयर करूंगा। बनाने की वेरिएबल कॉस्ट और नेट बाइंग कॉस्ट, तो डिसीजन पर्पस के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को नेट बाइंग कॉस्ट से। तो क्या लिखा, फॉर डिसीजन पर्पस वी मस्ट कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ नेट बाइंग कॉस्ट एंड select the alternative having लीस्ट कॉस्ट। ये लीजिए, डिसीजन के लिए मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंपेयर करूंगा नेट बाइंग कॉस्ट से। तो अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, सर ये नेट बाइंग कॉस्ट का मतलब यहां क्या होगा? तो कोई नहीं, हम उसको भी लिखेंगे। नेट बाइंग कॉस्ट मींस net buying cost means buying cost minus benefit received due to buying। बिल्कुल धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट को विद एग्जांपल क्लियर करूंगा, इसलिए ना क्वेरी 5-10 मिनट बाद ही लेना आप। नेट बाइंग कॉस्ट इस तरीके से निकालूंगा, सर ये क्या हो गया, ये बेनिफिट क्या आ गए, मैं सब बातें करूंगा आपके साथ। मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। अभी आपको सिर्फ 2 रूल याद करने हैं। रूल नंबर 1, मेक और बाय डिसीजन केवल और केवल कंपोनेंट का डिसीजन है, प्रोडक्ट का डिसीजन नहीं है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? और दूसरा पॉइंट, डिसीजन लेने के लिए मुझे 2 कॉस्ट निकालनी पड़ेंगी, बनाने की वेरिएबल कॉस्ट और नेट बाइंग कॉस्ट। इन दोनों को कंपेयर करूंगा और इन दोनों में से जिस ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट कम होगी वही मेरा डिसीजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आती है तो मैं बोलूंगा कि मुझे ये कंपोनेंट खुद बनाना चाहिए, और अगर नेट बाइंग कॉस्ट कम आती है तो मैं ये डिसीजन लूंगा कि मुझे इस कंपोनेंट को बना बनाया बाहर से खरीदना चाहिए। आओ अब मैं आपको समझाता हूं, बस टॉपिक इतना सही था ये, लेकिन अब मुझे ये नेट बाइंग कॉस्ट को समझाने के लिए अलग अलग सिचुएशंस आपके साथ लेनी पड़ेंगी, और मैं आपके साथ छोटे छोटे बातों को एग्जांपल्स और डायग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगा। लिखना, केस ए,
whenever there is no use of facility oblique capacity released due to buying। पहली सिचुएशन में आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस करूंगा। Whenever there is no use of facility oblique capacity released due to the buying। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? आ जाओ हम जरा इसके मतलब की बात करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये मेरी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में मेरे पास दो पार्ट है। यहां तो मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं, और मेरी फैक्ट्री के एक और हिस्से में यहां एक रूम बना हुआ है जहां पर इस प्रोडक्ट में लगने वाले एक कंपोनेंट को बनाता हूं। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि यार ये जो कंपोनेंट अपन बना रहे हैं, अपन क्यों ना इसे बाहर से खरीदने लग जाएं। ये जो कंपोनेंट अपन बना रहे हैं, क्यों ना इसे बाहर से खरीदने लग जाएं। अब बाहर से खरीदूंगा तो ये पूरी स्पेस फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जहां पर अभी कंपोनेंट बनता था। उसे बोलते हैं फैसिलिटी और कैपेसिटी का रिलीज हो जाना या आइडल कैपेसिटी का आ जाना। समझ रहे हो? मेरी फैक्ट्री में बहुत धीरे धीरे और आराम से सुनना, टाइम लगे, बट बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक और बात बताता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट्स अब आप पढ़ रहे हो ये सब एज इट इज आप सीए में फाइनल में भी पढ़ने वाले हो। अगर आज ये सारी चीजें समझ लोगे तो वहां का टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ये सोचने का प्रयास किया कि यार क्यों ना इस कंपोनेंट को हम बाहर से खरीदने लग जाएं। अब अगर मैं कंपोनेंट बाहर से खरीदूंगा तो यहाँ ये जो फैसिलिटी या जो ये कैपेसिटी है, ये जो रूम है, यहाँ जो लेबर है, यहाँ जो मशीनें हैं, ये सब फ्री हो गई कि नहीं हो गई? हो जाएंगी सर। फ्री हो गई, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, बेकार पड़ी रहेंगी। यानी अगर यहाँ पर ये रूम जो था, ये फैक्ट्री प्रमाइसेस का जो हिस्सा था जहां पर ये कंपोनेंट बन रहा था, अगर मैं इस कंपोनेंट को बनाना बंद कर दूं और मैं कंपोनेंट बाहर से खरीदने लग जाऊं तो ये जगह मुझे कोई फायदा नहीं देने वाली है, इसका कोई यूज नहीं है। मैं इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। नो यूज ऑफ फैसिलिटी या कैपेसिटी रिलीज्ड ड्यू टू द बाइंग। कंपोनेंट को अगर मैं खरीदने का डिसीजन लेता हूं, बाय करने का डिसीजन लेता हूं, तो ये जो कैपेसिटी फ्री होगी ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, ये आइडल पड़ी रहेगी, ये बेकार पड़ी रहेगी।
तो भैया बेकार पड़ी रहेगी, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि जब ये बेकार पड़ी है तो क्यों ना यहां कंपोनेंट बना लूं या अब भी बना बनाया बाहर से खरीदूं। बताओ, क्या यहां पर बाइंग कॉस्ट यानी कंपोनेंट को बाहर से खरीदने की वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या इस जगह का? नहीं हाँ सर। सर। हाँ सर बोला क्या किसी ने? क्या बेनिफिट मिल रहा है? खाली है, नो यूज। वेस्ट ही होगी। नो यूज का मतलब समझते हो? नो यूज का सर। मतलब समझते हो? बेकार पड़ी रहेगी। हाँ। यहां कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, आइडल है, बेकार है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं बहुत सिंपल सा डिसीजन ले लूंगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस बाइंग कॉस्ट, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई नेट बाइंग कॉस्ट नहीं निकलेगी। लिखो। अभी तो एक बार आपने बोला है, वो वापस बोलना। मैं ये बोल रहा हूं अब नेट बाइंग कॉस्ट नहीं निकलेगी क्योंकि बेनिफिट है ही नहीं। हाँ नेट जीरो बाइंग है। कॉस्ट इज इक्वल टू बाइंग कॉस्ट माइनस जीरो। बेसिकली बाइंग। बाइंग कॉस्ट माइनस जीरो कर दूं ना मैं। हाँ भाई नेट बाइंग कॉस्ट निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट बाइंग कॉस्ट में बेनिफिट सेम ही रिसीव आएगी। हो रहा है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी बेनिफिट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं कंपोनेंट को बाहर से खरीदता हूं तो ये स्पेस खाली पड़ी रहेगी मेरी। अगर खाली पड़ी रहेगी तो मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, और जब बेनिफिट ही नहीं मिला तो मेरी नेट बाइंग कॉस्ट में कोई जीरो। माइनस ही नहीं होगा। तो यहां लिखो, decision should be based on least cost between A manufacturing decision should be based on least cost between variable cost of manufacturing or buying cost of component। बाइंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट लीजिए, बस मेरा पहला केस आ गया। यानी अगर मेरे पास कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है तो मैं डिसीजन लेने के लिए मात्र दो चीजों को कंपेयर करूंगा। मैं ये देखूंगा कि बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी लग रही है और खरीदने की क्या कॉस्ट लग रही है। और केवल जानते हो वेरिएबल क्यों ले रहा हूं? क्यों? क्योंकि अगर ये सर कंपोनेंट, फिक्स तो बिल्कुल, ये कंपोनेंट नहीं भी बनाऊंगा तो भी फिक्स तो लगेगी ना। हाँ सर। भाई ये जगह खाली पड़ी है, खाली पड़ी है तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट लग रही है। अगर मान लो मेरे ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेंट पर ले रखा है तो रेंट पूरा जा रहा है। अगर ये फैक्ट्री बिल्डिंग मेरी है तो डेप्रिसिएशन पूरा लग रहा है। अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा जाएगा, काम करूं चाहे ना करूं, बट इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो मेरा डिसीजन बहुत सिंपल हो गया। मैंने कहा मैं कंपेयर करूंगा मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट को। बताओ क्या रूल 1 बिल्कुल क्लियर है? यस। यानी केस ए में मैं बात कर रहा हूं, जब बाइंग की वजह से मेरे पास जो कैपेसिटी रिलीज होगी या जो फैसिलिटी फ्री होगी, मुझे उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, मैं उसका कहीं कोई यूज नहीं कर पा रहा हूं, वो एज इट इज खाली पड़ी रहेगी, उसका कोई कोई भी काम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो डिसीजन होगा वो बहुत बेसिक होगा। मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को सिंपली बाइंग कॉस्ट से कंपेयर कर लूंगा, और इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी कॉस्ट कम होगी, वो मेरा आंसर हो गया।
और मेरा डिसीजन आ जाएगा।